पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। सीएम नीतीश पर जमकर बरसे नेता प्रतिपक्ष। एलजेपी में टूट विवाद पर जेडीयू को बताया जिम्मेदार। बिहार में प्रशासन पर भी दिख रहा बड़ी तेल की कीमतों का असर। महंगा तेल खरीदने में अक्षम है बिहार पुलिस। बीते दिन पेट्रोलिंग के दौरान खत्म हुआ पुलिस की जीप का तेल। झारखंड सरकार ने ब्लैक फंगस को घोषित किया महामारी। राज्य सरकार को कोरोना की तरह ही रखना होगा ब्लैक फंगस के मरीजों का पूरा हिसाब। रिम्स को बनाया नोडल सेंटर। झारखंड में 1 लाख से ज्यादा सैंपल की जांच में मिले 110 नए संक्रमित। बीते 24 घंटे में 2 की मौत। राज्य में एक्टिव केस 1500 के नीचे। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, सीधा दिल्ली से जहां पर सीएम नीतीश कुमार एम्स में भर्ती हो गए हैं। मेडिकल कारणों को लेकर वो दिल्ली रवाना हुए थे। पीएम मोदी से मुलाकात की आशंका जताई जा रही थी और सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर भी जारी था। लेकिन अब दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर सीएम नीतीश कुमार एम्स में भर्ती हो चुके हैं। मेडिकल कारणों को लेकर सीएम नीतीश का दिल्ली दौरा, पीएम मोदी से मुलाकात की आशंका जताई जा रही थी और इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर भी जारी था। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली एम्स में भर्ती हो चुके हैं। मेडिकल रीजंस को लेकर दिल्ली रवाना हुए थे। पीएम मोदी से मुलाकात की आशंका जताई जा रही थी। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं सीएम नीतीश कुमार दिल्ली एम्स में भर्ती होने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से, जहां पर सीएम नीतीश कुमार दिल्ली एम्स में भर्ती हुए हैं। मेडिकल कारणों को लेकर सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पर गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम नीतीश कुमार गाड़ी से उतर रहे हैं। तो सीएम नीतीश कुमार एम्स में भर्ती हो चुके हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सीएम नीतीश कुमार एम्स में भर्ती हो चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा मेडिकल कारणों की वजह से है। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के बीच अटकलें जताई जा रही थी कि पीएम मोदी से सीएम नीतीश कुमार मिल सकते हैं। ऐसे में इस दौरे के कई सारे सियासी मायने निकलकर सामने आ रहे थे, लेकिन अब उन पर विराम लग गया है। राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा बयानबाजी का दौर भी चला था। तो सीएम नीतीश कुमार एम्स में भर्ती हो गए हैं। मेडिकल कारणों को लेकर वो दिल्ली रवाना हुए थे। पीएम मोदी से मुलाकात की भी इस दौरान आशंका जताई जा रही थी। राजनीतिक गलियारों में सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर काफी ज्यादा बयानबाजी देखने को मिली थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे जुड़ चुके हैं। शशांक, सीएम नीतीश कुमार दिल्ली एम्स में भर्ती हो चुके हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए नुपुर, कल सीएम नीतीश कुमार सुबह 10 बजे वो एम्स के डॉक्टर से मिले थे और ईएनटी के डॉक्टर से मिले थे। उसके बाद एम्स में आज भर्ती हुए। उनको आंखों का इलाज कराने दर्शन हो गए हैं। बताया जाता है उनको मोतियाबिंद की शिकायत है, हालांकि बातें सामने नहीं आई है कि उसके लिए वो भर्ती हुए हैं और वहां पर वो उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। शशांक, अगर बिहार के सीएम दिल्ली में इलाज कराने गए हैं तो उस पर इतना राजनीतिक बवाल क्यों हो रहा है? आरजेडी का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार इतने साल सीएम रहे, फिर भी इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है। वही कांग्रेस का भी कहना है कि बिहार के हेल्थ सिस्टम का क्या हुआ? देखिए, इस तरह की बातें बहुत बेमानी होती हैं, क्योंकि आमतौर पे जो एम्स मुख्यमंत्री वो बिहार के मुख्यमंत्री, एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं और आमतौर पे लोग जाते हैं वहां पर जहां से जिन डॉक्टरों से किसी व्यक्ति की खास जुड़ाव होता है। देखिए, ट्रीटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो व्यक्ति के अपने सेटिस्फैक्शन पे निर्भर होता है। फर्क कीजिए कि कोई व्यक्ति अगर मुंबई में रहता है, उसको किसी लखनऊ के डॉक्टर से अच्छे संपर्क है, वहां इलाज कराना चाहता है तो लखनऊ से लाता है। तो ये सब पॉलिटिक्स की बातें नहीं है कि बिहार का हेल्थ सिस्टम इस लेवल का नहीं है कि एक कैसेट का एक मोतियाबिंद का ऑपरेशन बिहार में हो सके। ये एक पॉलिटिकल स्टंट है जो कि लोग कहते हैं। अब रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस की बातों का जवाब जदयू ये भी दे सकती है कि क्या भारत में इलाज नहीं था? कांग्रेस 7 सालों से कांग्रेस ने किया और कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जिस वक्त में वो विदेश में इलाज कराने जाती है, तो कहीं ना कहीं इन बातों का कोई मतलब नहीं होता है। देखिए, ट्रीटमेंट जो होती है, चिकित्सा जो होती है, वो व्यवस्थाओं की बात तो होती है, लेकिन साथ में सेल्फ सेटिस्फैक्शन का होता है और इंडिविजुअल मैटर होता है। ऐसे में वो नीतीश कुमार एक इंडिविजुअल व्यक्ति की हैसियत से एम्स में इलाज कराने गए हैं। एम्स में एक पर्टिकुलर डॉक्टर से उनको सेटिस्फैक्शन मिलती है,
तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातों में राजनीति कहीं से हो चुकी है, क्योंकि आमतौर पर ट्रीटमेंट कराने लालू प्रसाद यादव बिहार में 15 साल शासन किया, अनुकूल सत्ता पक्ष के खिलाफ जवाब है, लेकिन जब उनको हार्ट का ऑपरेशन कराना हुआ तो मुंबई गए। तो ये इन सवालों का कोई मतलब नहीं होता है, जिसका वक्त आता है इलाज कराता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी इस वक्त दिल्ली के एम्स में हैं और उनको आंखों का ट्रीटमेंट वहां पर होना है। शुक्रिया शशांक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, झापा सीएम नीतीश कुमार एम्स में भर्ती हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर कार्यालय के सभागार कक्ष में कोल्हान की पुलिस उप महानिरीक्षक राजीव रंजन सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें सिटी एसपी सहायक पुलिस अधीक्षक नगर एवं शहर के क्षेत्र के पुलिस उप अधीक्षक थाना प्रभारी उपस्थित रहे। इस बैठक में ट्रैफिक संबंधित नए कानून को लागू करने एवं अंतर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थ से संबंधित टास्क फोर्स गठन कर अभियान चलाने का फैसला लिया गया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए राजीव रंजन सिंह ने बताया कि धारा 184, 185 और 197 के अंतर्गत अब ट्रैफिक पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। जो व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाएगा उसका वाहन भी जब्त कर लिया जाएगा, उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया है और झारखंड सरकार ने उस संशोधन को एक्सेप्ट किया है। इस राज्य में वो संशोधन लागू है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार हर राज्य में एक कमेटी बनी है जो ट्रैफिक से रिलेटेड किए गए कार्यों को मॉनिटर कर रही है। इसके पीछे माननीय उच्चतम न्यायालय का उद्देश्य यह है कि एक्सीडेंट से जितनी डेथ हो रही है, आप सबों को पता है कि भारत देश में एक साल में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हो जाती है ट्रैफिक एक्सीडेंट और 5 लाख से ज्यादा लोग घायल होते हैं। अगर आप पटना में हैं तो अलर्ट हो जाइए और कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन कीजिए। ऐसा इसलिए कि अनलॉक में कोरोना बैक हो रहा है। अनलॉक में 48 घंटे में 27 से 71 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में राज्य में 2 मौतें हुई और दोनों ही मौतें पटना में हुई है। पटना में एक्टिव मामलों की संख्या भी 48 घंटे में 342 से 377 पहुंच गई है। 24 घंटे में बिहार में 298 नए केस सामने आए, जिससे एक्टिव केस की संख्या 2704 हो गई है। अनलॉक के साथ ही पटना में लापरवाही दिखने लगी है। पटना के प्रमुख बाजारों में सुरक्षा को लेकर कोई सख्ती नहीं नजर आ रही है। दुकानों पर सामान्य दिनों की तरह ही भीड़ दिखाई दे रही है। इस कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण काफी लोग आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं। वहीं कारोबार बंद होने के कारण लोगों के आर्थिक स्रोत भी बंद हो चुके हैं, जिस कारण लोगों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच समाज के कुछ संपन्न लोगों के द्वारा असहाय लोगों की मदद भी की जा रही है। वहीं बीजेपी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप कुमार गुप्ता के द्वारा समाज के कुछ लोगों के सहयोग से पुरंदरपुर मोहल्ले में रहने वाले दिव्यांग युवक को 3 पहिया साइकिल निःशुल्क मुहैया कराई गई, ताकि दिव्यांग युवक साइकिल के माध्यम से काम कर घर का भरण पोषण करने में सक्षम हो पाए। दुपलवा पुरंदरपुर मोहल्ला में दुपलवा में हमको महसूस हुआ समाज में कि हमारा एक बच्चा ठीक से चल नहीं सकता है, इसलिए हमको महसूस हुआ देखने के बाद कि नहीं, इसको रिक्शा की ज़रूरत है और ज़रूरत है, इसलिए हम लोग आज सभी लोग मिलकर हम लोग इसको रिक्शा दिए, हम दिए हैं रिक्शा समाज के। और आज पुनः आज हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है, इसके उपलक्ष्य में भी हम लोग सोचे कि आज इनको बच्चा को दिया जाए। अच्छा लगा था। मेन बात चाहत रहने की साइकिल मिल जाए, मिला तो प्लस साइकिल छोड़ विद्या बारण की साइकिल भी जरा माध्यम से
ये हर तरह से मदद करते रहते हैं। हाँ, हर तरह से मदद करते हैं। ये न रहेला कि महिला में बड़ा लोग मदद करते क्या करती हैं आप? हैं। हम तो मच्छरदानी सिए नहीं 3 महीना से बैठल बानी। इस कोरोना काल के चलते हाँ, अभी तो सब तो साल 1.5 साल से बैठा है। 3 महीना चालू है, 3 महीने से 3-4 महीने से हमें बैठल बा। बिहार में एक और जहां संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है, लेकिन इसी बीच लोगों की लापरवाही संक्रमण को बढ़ावा दे रही है। भागलपुर में लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद लोगों में जागरूकता की काफी ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। नाथनगर के नसरत खानी मोहल्ले के प्राथमिक विद्यालय में टीका रथ के द्वारा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इस केंद्र में लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन शून्य और मास्क का इस्तेमाल नदारद है। समस्तीपुर के आधारपुर में हुए ट्रिपल मर्डर मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। उस मामले में मृतक उप मुखिया की बेटी और मामले की प्रत्यक्षदर्शी ने घटना के कारण को पानी को लेकर विवाद नहीं बल्कि सीएसपी में हुई लूट को बताया है। युवती का कहना है कि घटना के दिन सभी आरोपी लूट की मंशा के साथ उसके घर में घुस आए और परिजनों के साथ मारपीट भी की और इसी घटना में युवती के परिवार वालों की मौत हुई है। बता दें कि पूर्व में घटना में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आधारपुर में 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में 3 लोगों की मौत हुई थी। फिलहाल पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। चल दिलिए आ गया। रायबरेली के हरचंदपुर में बीती शनिवार को चकबंदी के विरोध में ग्रामीण और पुलिस के बीच हुई झड़प मामले पर राजनीतिक दलों ने राजनीति करना शुरू कर दिया है। दरअसल जिले की सदर तहसील के गुनावर का मंगलपुर गांव में बीते शनिवार को राजस्व की चकबंदी टीम गांव की जमीनों की पैमाइश करने पहुंची। उन्होंने पूर्व में इसकी सूचना ग्रामीणों को नहीं दी और अचानक टीम द्वारा ग्रामीणों को अपने खेतों की पैमाइश करने की जानकारी मिलते ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जमा हो गए और चकबंदी टीम का विरोध करने लगे, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने टीम बुला ली और उसके बाद हरचंदपुर थाना प्रभारी अपने हमराहियों के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों को लाठियों के बल पर खदेड़ना शुरू कर दिया। इससे मौके पर मौजूद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और भीड़ की ओर से पथराव शुरू कर दिया गया। सहरसा जिले में सरकारी योजना अंतर्गत करवाए गए घटिया निर्माण कार्य के विरोध में बीते दिन ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। जिले के जमालनगर पंचायत अंतर्गत परसबन्नी गांव में 7 निश्चय योजना से 2 महीने पहले बनी सड़क मानसून की बारिश की भेंट चढ़ गई। सड़क की बदहाली को लेकर ग्रामीणों ने पुरजोर प्रदर्शन किया और निर्माण कार्य में जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने जांच को लेकर हस्ताक्षर किया और आवेदन बीडीओ को सौंपा है। संवेदक की मनमानी नहीं चलेगी, संवेदक की मनमानी नहीं चलेगी, संवेदक की मनमानी नहीं चलेगी। रोड का निर्माण हो, रोड का निर्माण हो। प्रदर्शन देख रहे हैं कि सब रोड टूट गया है, गुणवत्तापूर्ण नहीं बनाया है, नदी गली बनाया है, वार्ड सदस्य मनमानी करता है, ईटी नहीं दिया, खुद काट के अपना बिल निकाल के पैसा ले लिया है। यहाँ से आवागमन 100-150 घर का होता है, अभी पानी आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा तो ये जो है सो कोई जा नहीं सकेगा, सब फंस जाएगा, सारा जगह टूट गया है। यही नाला का भी वही हाल है। संवेदक की मनमानी नहीं चलेगी, संवेदक की मनमानी नहीं। मधुबनी में जिलाधिकारी ने बेनीपट्टी ब्लॉक के पदाधिकारियों के साथ बाढ़ से पहले की गई प्रखंड स्तरीय तैयारियों का जायजा लिया।
इस मौके पर डीएम के साथ एसडीओ और बीडीओ समेत कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मौके पर डीएम ने अब तक किए गए बांध के निरीक्षण और उसकी मरम्मत की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी ली और साथ ही लंबित कार्यों को तुरंत खत्म करने के निर्देश भी दिए। सभी के साथ में समीक्षा बैठक हुई। इसमें आज की जो हमारी मानक प्रक्रिया है उसके सभी बिंदुओं पर हमारे अंचल में ब्लॉक में क्या तैयारियां की हैं उसके ऊपर विचार विमर्श किया गया। रिपोर्ट को देखा गया, दिशा निर्देश भी दिए गए। नाव की व्यवस्था, हमारे बाढ़ शरण आश्रय स्थलों में किस तरह की व्यवस्था होनी है, टीकाकरण खास तौर से जितने फ्लड फाइटर्स हैं उन सबका प्राथमिकता से टीका दिलवाना। वैसी गाँव पंचायतें जहाँ पर बाढ़ का पानी रहता है, अमूमन रहता है, तो उनके सभी लोगों को पहले ही क्रम में टीका दिलवा देना। उसके बाद में आपका जो जीआर लिस्ट है उस जीआर लिस्ट को अपडेट करके रखना ताकि बाद में जब जीआर बांटने का काम हो तो उसमें कोई दिक्कत ना आए और सही तरीके से उसको संधारित करें। ये मुख्य बात है कि बाकी सभी विषयों के ऊपर में बात हुआ है। बिहार में बढ़े तेल के दामों का असर बिहार पुलिस पर भी देखने को मिल रहा है। पुलिस शायद महंगा तेल खरीदने में अक्षम है। शायद यही कारण है कि बीते दिन बगहा में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस की जीप का तेल खत्म हो गया। आपको बता दें कि पुलिसकर्मी जीप को धक्का लगाते हुए नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और उसके बाद जीप को धक्का लगाना पड़ा। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी किस तरह से जीप को धक्का लगाते नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें बिहार में जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसका असर कहीं ना कहीं बिहार पुलिस पर भी देखने को मिल रहा है। पुलिस शायद महंगा तेल खरीदने में असमर्थ है और यही कारण है कि बीते दिन बगहा में गश्त के दौरान पुलिस की जीप का तेल खत्म हो गया और उसके बाद ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें पुलिसकर्मी जीप को धक्का लगा रहे हैं। गश्त के दौरान पुलिस की जीप का तेल खत्म हो गया, जीप को धक्का लगाते हुए नजर आ रहे हैं पुलिस वाले। तो बिहार में भी कहीं ना कहीं बढ़ती तेल की कीमतों का असर पुलिस पर दिखाई दे रहा है। पुलिस शायद महंगा तेल खरीदने में अक्षम है और यही कारण है कि बीते दिन बगहा में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस की जीप का तेल खत्म हो गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बगहा में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस की जीप का तेल खत्म हो गया और इसलिए पुलिसकर्मी जीप को धक्का लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी नुपुर जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला बगहा पुलिस जिला के रामनगर थाना का है, जहां पे पुलिस के एक मारपीट आरोपी में मारपीट के दौरान एक जांच करने के लिए जा रही, उसी समय पुलिस वाहन की जो गाड़ी है उसमें तेल खत्म हो जाता है, जिसके द्वारा लोगों के द्वारा उसमें धक्का लगाया जाता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे इस समय काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये कहीं और पुलिस प्रशासन की इस समय ये वीडियो से काफी इस क्षेत्र में अभी चर्चा हो रही है और किरकिरी भी पुलिस की हो रही है। जी अभिषेक, गश्त के दौरान पुलिस की जीप का तेल खत्म हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिहार में जो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं ये उसी का असर है बिहार पुलिस पर? जी नुपुर, मैं आपको बता दूं कि ये कहीं ना कहीं ये सरकार की भी देखना चाहिए कि जो इस समय बिहार पुलिस की वाहन है उसको भी मरम्मत कराया जाए और जो 90 दशक से पहले से गाड़ियां चल रही हैं, जो दूसरे की खुद वो वाहन जांच करते हैं और उनकी जो डॉक्यूमेंट्स जारी करते हैं इनका अगर जांच किया जाए तो इनके खुद पॉल्यूशन भरा है। और दूसरी बात यह कि ये अभी भी 90 दशक की ही गाड़ी का उपयोग करते हैं। जी शुक्रिया अभिषेक पांडे तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बिहार का मधुबनी जिला अपने आप में एक मिसाल है। एक बार फिर मधुबनी जिले ने बिहार में किसानों के प्रति अपनी तत्परता को दर्शाया है। जिले के घोगरडिया नगर पंचायत में प्रशासन की मदद से जैविक खाद बनाने का काम किया जा रहा है। घरों से सूखा और गीला कचरा इकट्ठा कर उसमें से बरामद ऑर्गेनिक वेस्ट से खाद तैयार किया जाता है और साथ ही प्लास्टिक और अन्य वेस्ट को बोतल में भरकर इको ब्रिक तैयार किया जाता है।
इसको कई स्टेजेस में करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम डोर टू डोर सेग्रीगेशन करते हैं, कलेक्शन ऑफ जो हमारा गार्बेज है सेग्रीगेटेड फॉर्म में। सेग्रीगेटेड फॉर्म का मतलब हुआ कि सूखा कचरा अलग और गीला कचरा अलग। तो जो ये सिटीजन पार्ट में होता है, हमारे जो सफाई कर्मी हैं वो सुबह जा कर के और घर से सूखा गीला अलग अलग कचरा, हमारा जो टिपर है, वो जो टिपर आप देख रहे हैं नहीं अभी, उस टिपर पे सूखा गीला कचरा अलग अलग लाया जाता है। यहाँ पे ये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट है गोबरडिया का। यहाँ पे इसको लाने के बाद इसको यहाँ पर सूखे कचरे को अलग रख लिया जाता है और गीले कचरे को अलग कर लिया जाता है और उसके बाद इसका सेकेंडरी सेग्रीगेशन किया जाता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमरदेव ठाकुर जुड़ चुके हैं। अमरदेव, मधुबनी ने एक मिसाल पेश की है, किस तरह से जैविक खाद बनाने का काम किया जा रहा है, विस्तार से बताइए। जी, ये मधुबनी जिले का एक अनोखा प्रयोग किया गया है। जो नगर पंचायत भोवडिया के अंदर में जो प्रदूषण को लेकर के जो कूड़ा कचरा जो फेंका जाता था, अन्यत्र फेंका जाता था, जिससे प्रदूषण खराब हो जाता था, जिस वजह से इसे एक प्रबंधन के तहत जो इस गीला और सूखा कचरा को इस तरह से बनाया जाए जो उपयोग में भी और आर्थिक रूप से यहाँ के मजदूर भी सबल हो जाए। इसलिए इसका एक तैयार किया गया सूखा और गीला कचरा को अलग अलग करके मशीन के द्वारा उसे खाद बनाया जाता है, जिससे 40 से 45 दिन इससे खाद बनाने में लगता है और खाद बनाने के बाद इसे फिर बेचा जा सकता है। इस योजना में कई मजदूरों को काम भी मिल गया है, काम मिलने का उसका परिवार का भरण पोषण हो रहा है, जिससे ये जो कूड़ा कचरा अलग में फेंका जाता था जिससे बदबू आया करता था, आज वो निश्चित रूप से एक सोना की तरह, जिस तरह से इस देश की धरती सोना उगलती थी, आज मधुबनी जिले के अंदर में ये कचरा भी सोना की तरह रकम नगर पंचायत के अंदर में बढ़ाने का काम किया है। जी अमरदेव, जैविक खाद बनाने के काम में कौन कौन लोग शामिल हैं, कौन कौन लोग मदद कर रहे हैं? जी, यहाँ जो एक टेक्नीशियन है और यहाँ के स्थानीय मजदूरों के द्वारा इसे गीला और सूखा कचरा को अलग अलग करके इसे मशीन के द्वारा निर्मित किया जाता है, इसे बनाया जाता है। शुक्रिया अमरदेव ठाकुर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कैमूर जिले के भभुआ अंतर्गत परसिया गांव में बीते दिन आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस घटना में एक युवक के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है। जानकारी के अनुसार बारिश से बचने के लिए तीनों लोग पेड़ के नीचे छुपे हुए थे और इसी बीच हुई बिजली की चपेट में आने से ये घटना हो गई। इस घटना में घायल युवक को इलाज के लिए स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया गया है। हम लोग को पता चला कि इनको बिजली मार दिया है ना, 6 बजे। इसके बाद हम लोग को मालूम चला कि बिजली मार गया। हम लोग फोन किया तो हम लोग सदर हॉस्पिटल में आए। यही चाहते हैं कि हम लोग कुछ गरीब आदमी है, मदद हम लोग को मिली। ये लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये भोंका से इटारी जा रहे हैं। कहाँ पे घटना हुआ है? ये सदर हॉस्पिटल सेंट्रल जेल की घटना है ये 6:30 बजे। ये भगवा से ये लोग अपने गाँव गाड़ी जा रहे हैं, उसी दरमियान जो है बिजली कड़का और ये जेल के पास वहीं पे आसमानी बिजली से 2 लोगों की मौत हुई। इसमें एक संदीप कुमार और एक सुदामा, जो एक गाड़ी का रहने वाला है, एक नाम ये कब का मामला है और क्या चाहते हैं आप लोग? अभी होता है कि 1 घंटा बने हुआ है, 1 घंटा पहले 6:30-7 बजे करीब, और जो लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। कटिहार जिले में एक पत्नी द्वारा अपने पति की हत्या किए जाने का
सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले के अनुसार प्रेमिका ने बैंक लोन माफ करवाने के चक्कर में और अपने प्रेम प्रसंग के रास्ते में कांटा बने पति को हटाने के लिए उसकी हत्या करवा दी। इस मामले में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी समेत हत्या करने वाले युवक की भी गिरफ्तारी हुई है। जानकारी के अनुसार मृतक के नाम पर 90,000 रुपए का लोन था और इस लोन को माफ करवाने के लिए उसकी हत्या की साजिश रची गई। क्या है पूरा मामला? दिनांक 20 जून को डेहरिया भट्टा टोला में एक ड्राइवर धर्मेंद्र रविदास को सोए हुए अवस्था में उनके घर में घुसकर लगभग रात्रि में 12 साढ़े 12 बजे अज्ञात 2 अपराधकर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस कांड के उद्भेदन हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर कटिहार के नेतृत्व में पुलिस उपाधीक्षक परीक्षमान और अन्य थाना अध्यक्षों को लगाया गया और उसके बाद से अनुसंधान के क्रम में ये पाया गया कि इस घटना में जो मृतक हैं उनकी पत्नी संजनी देवी का प्रेम प्रसंग का मामला है। इसके बाद अनुसंधान से ही ज्ञात हुआ कि मृतक की पत्नी मृतक के नाम से 90,000 का लोन दी थी। हम बात करते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।